मामूल के मुताबिक घर में दाखिल हुआ तो अशरफ ने मुझे फिर से घेर लिया। मैं तो थकावट से ज्यादा चूर था और अपनी टाई की नॉट ढीली कर रहा था। एकदम से उसके रास्ता रोकने पर चौंक सा गया। मैंने कहा, क्या बात है अशरफ, तुम्हारे चेहरे पे परेशानी क्यों है? अशरफ मेरे घर का काफी भरोसेमंद मुलाजिम था। उसे काफी अरसा हो गया था मेरे घर में काम करते हुए। सबरीना की जिंदगी में ही हमने इस मुलाजिम को गांव के किसी जानने वाले के तवस्सुत से अपने घर में जगह दी थी। काफी ज्यादा भरोसेमंद साबित हुआ था और आज तक टिका हुआ था। मैं वही लाउंज में सोफे पर नढाल सा होकर गिर पड़ा। अपना ब्रीफ केस मेज पे रख दिया। वो भी मेरे पीछे भागता हुआ आया, मेरे सामने आकर बैठ गया। कहने लगा, साहब जी, मेरी मुश्किल सिर्फ और सिर्फ आप ही हल कर सकते हैं। आप तो डॉक्टर हैं, आप तो कुछ भी कर सकते हैं। आप मुझे मेरी जिंदगी की सबसे बड़ी खुशी दे सकते हैं अगर आप चाहें तो। मैंने बेजारी से उसे देखा। मैंने कहा, अशरफ, मैंने तुम्हें कितनी बार समझाया है, मैं गुर्दों का डॉक्टर हूँ। मैं हर तरह का इलाज नहीं कर सकता, सिर्फ गुर्दों का इलाज कर सकता हूँ। और जो तुम्हारा मसला है वो मैं हल कैसे कर सकता हूँ? मैंने 100 बार की दोहराई हुई बात एक बार फिर से उसके कानों में उंडेली, मगर वो बला का ढीठ इंसान था। कहने लगा, मुझे सिर्फ और सिर्फ आपसे इलाज करवाना है। मैं आपके अलावा किसी और डॉक्टर पे भरोसा नहीं कर सकता। मैं गरीब बंदा हूँ साहब, दूसरे डॉक्टर तो मुंह फाड़ के फीस मांगेंगे, मैं वो कैसे अदा करूंगा? मैं कुछ लम्हे तो उसे देख के सोचता रहा। फिर कहने लगा, ठीक है, तुम ले आना अपनी बीवी को मेरे पास, मैं उसका मसला हल कर दूंगा और उसका इलाज भी कर दूंगा। अब उसने जैसे ही मेरी बात सुनी तो खुशी से निहाल हो गया। कहने लगा, साहब जी, आप बहुत अच्छे इंसान हैं, अल्लाह आपकी उम्र दराज करे, आपके कारोबार में तरक्की करे। और मैं उसकी मासूमियत पर हंसने लगा। वो वाकई बहुत मासूम था। उसकी उम्र बमुश्किल 25 साल थी और वो पिछले 10 सालों से यहाँ इस घर में मेरे साथ था। उसकी मासूम सी बातें मेरा दिल लुभाती थी और मेरा वक्त तन्हाई के बजाय उसकी ऑल फॉल बातों की नजर हो जाता था। वो अपने गांव के किस्से कहानियां शुरू कर देता था और फिर खत्म होने का नाम ही नहीं लेता था। 2 साल पहले उसकी शादी हुई थी। गांव में ही उसकी कोई खालाजाद कजन थी और वो इस शादी से बहुत खुश था। मुझे भी बताता रहता था कि मेरी बीवी ऐसी है, मेरी बीवी मेरा बहुत ख्याल रखती है जब भी मैं गांव में जाता हूँ। और मैं उसे देख के जख्मी सा मुस्कुरा देता था, क्योंकि मुझे सबरीना की याद आने लगती थी, जो कि मेरी बीवी थी और अब इस दुनिया में नहीं रही थी। मैं बेइख्तियार अपनी बीवी को याद करने लगता और फिर से तन्हाई और गम का शिकार होने लगता। मगर शायद जिंदगी इसी का नाम है, कुछ बिछड़े हुए लोगों के गम अपने दिल में पाल कर लबों पर मुस्कुराहट सजाए बस जीते चले जाओ। मैंने भी हमेशा की तरह अपने लबों पर मुस्कुराहट सजा ली। अशरफ वहां से चला गया और मैं भी नढाल सा अपने कमरे की तरफ चल दिया। मैंने सोचा था कि उसकी बीवी को किसी गायनेकोलॉजिस्ट को दिखाऊंगा। अभी उसकी शादी को सिर्फ 2 साल हुए थे और वो अभी से बच्चे बच्चे की जिद करने लगा था। कहने लगा था कि मेरी बीवी को कोई मसला होगा इसलिए बच्चा नहीं हो रहा। और मैं उसे कैसे समझाता कि कभी कभी मसले नहीं भी होते, फिर भी औलाद पैदा होने में अरसा लग जाता है। मगर उसे समझाना दीवार में सर फोड़ने के मुतरादिफ था। इसलिए मैंने उसे हाँ बोल दी और कहा कि वो अपनी बीवी को ले आए, मैं उसका मसला हल कर दूंगा। मैं अपने कमरे में चला गया। दरवाजा खोलते साथ ही सामने सबरीना और मेरी शादी की तस्वीर बड़े से फ्रेम में आवेजा थी। उस लम्हे में उस तस्वीर को देखता रहा जो इस कदर मुकम्मल थी। उस तस्वीर में जिंदगी का हर रंग मौजूद था, हर खुशी। मगर अब शायद मेरी हर खुशी और हर रंग सिर्फ और सिर्फ उस फ्रेम की 4 दीवारी में ही कैद होकर रह गया था। मेरा दिल बिल्कुल खाली था। मैं एक ठंडी आह भर कर वॉशरूम में फ्रेश होने के लिए चला गया। मैं जियाद सुल्तान, एक किडनी स्पेशलिस्ट था। सबरीना को मुझसे बिछड़े हुए 5 साल हो गए थे, मगर मैंने उसके बाद कभी शादी नहीं की, बल्कि अपनी स्पेशलाइजेशन पर फोकस किया और आज मैं एक कामयाब किडनी स्पेशलिस्ट बन चुका था। दिन में कई ऑपरेशन करता था और अपने आप को मसरूफ रखने की कोशिश करता था ताकि सबरीना की यादों से छुटकारा पा सकूं। मगर रात होते ही वो फिर से मेरे दिल को जख्मी करने आ जाती और मैं ना चाहते हुए भी बार बार उस जख्म को खाने पर मजबूर था। मैंने हमेशा की तरह सिगरेट सुलगाया और वर्किंग चेयर पर सर टकाकर सिगरेट के धुएं में अपना गम हल्का करने की कोशिश करने लगा। एक बार फिर से मेरी आंखों के कोने भीगने लगे। यूं ही रात गुजरने लगी और मैंने उन सारे लम्हात को फिर से याद करना शुरू कर दिया जो कभी मेरी जिंदगी में खुशी की नवीद हुआ करते थे।
सबरीना मेरी कॉलेज फ्रेंड थी। उसका ख्वाब भी मेरे जैसे डॉक्टर बनना था। हम दोनों ही मेडिकल फील्ड में थे और लाइक वाइक स्टूडेंट थे। कॉलेज के दिनों से हमारी मोहब्बत की शुरुआत हुई थी और ये ऐसी पुख्ता बुनियाद बनी कि हम एक दूसरे के होके रह गए। MBBS में एडमिशन लेने से पहले मैंने सबरीना से शादी कर ली, क्योंकि अब मजीद उससे दूर रहना मेरे बस में ना था। मेडिकल में उसका एडमिशन नहीं हो सका था, चंद मार्क्स से रह गया था और वो बहुत ज्यादा डिप्रेशन का शिकार रहने लगी थी। मैंने उसे बहुत तसल्ली दी कि 1 साल और मेहनत कर लो, अगले साल हो जाएगा, मगर उसने जैसे दिल ही छोड़ दिया था। कहने लगी अगर पहले साल की मेहनत से नहीं हुआ तो मैं 1 और साल में खुद को ख्वार नहीं करना चाहती। मैंने कहा कि अगर तैयारी नहीं कर सकती तो मुझसे शादी कर लो, वैसे भी औरतों को तो घर ही संभालना होता है, मैंने मुस्कुराते हुए कहा था। कहने लगी शायद अब मैं तुम्हारे अहल नहीं रही, तुम्हारी कोई डॉक्टर बीवी होनी चाहिए थी। मैंने कहा पागलों जैसी बातें मत करो, तुमसे मोहब्बत करता हूं और तुम्ही से शादी करूंगा और तुम में कोई कमी नहीं है, तुम अभी भी डॉक्टर बन सकती हो। मगर सबरीना का सबसे बड़ा मसला ये था कि अगर उसे एक दफा नाकामी का सामना करना पड़ता तो वो दोबारा से खुद में हिम्मत मुज्तमा ना कर पाती, दोबारा से उसी चीज को शुरू करने में। और मैंने सोचा था कि उसे अपनाने के बाद उसका गम थोड़ा सा हल्का कर दूंगा और वो बहलने लगेगी। मेरी संगत में ऐसे ही हुआ था। हमारी शादीशुदा जिंदगी की शुरुआत बहुत खूबसूरती से हुई थी। वो मेरी बहुत अच्छी तबीयत शनास थी, मेरे दिल में क्या चल रहा होता था वो मेरी आंखों से पढ़ लेती थी और मुझे यही बात उसकी अच्छी लगती थी। शायद मोहब्बत इसी का नाम होता है कि बिना कहे एक दूसरे के हाल से बाखबर रहना। उसे अपना कर मैंने जैसे दुनिया फतह कर ली थी। जब से वो मेरी जिंदगी में शामिल हुई थी, मेरी जिंदगी में दूसरी खुशियां भी जैसे कदमों में ढेर होने लगी थी और मैं अपने आप को बिल्कुल परफेक्ट इंसान समझने लगा था। ऐसा इंसान जिसके पास सब कुछ था, जो दुनिया का हर मैदान फतह कर सकता था। वो 5 साल मेरी जिंदगी के खूबसूरत तरीन साल थे जो मैंने सबरीना की संगत में गुजारे थे। हम एक बिल्कुल परफेक्ट कपल थे। जो भी हमें एक साथ देखता सराहे बिना ना रह सकता। हमारी औलाद नहीं थी, फिर भी ये खला हमारी खुशियों भरी जिंदगी में कोई मानी नहीं रखता था, क्योंकि जिस चीज का इख्तियार सिर्फ अल्लाह के पास हो उस चीज के लिए परेशान होना रब से बेतवक्कली वाली बात होती है जो उसे पसंद नहीं है। इसलिए मैं ज्यादा परेशान नहीं होता था। मगर सबरीना एक औरत थी और औरत अपने आप को तभी मुकम्मल और सिक्योर समझती है जब वो माँ बन जाती है। मैं उसे तसल्ली देता था, कहता था कि तुम में कोई मसला नहीं है, फिर परेशान क्यों होती हो, सब ठीक हो जाएगा, जिंदगी की ये खुशी भी हमें मिल जाएगी, बस अल्लाह पे भरोसा रखो। और वो मेरी बातों से बहलने लगती थी। मेरा MBBS कंप्लीट हो चुका था। उस दिन मैं बहुत खुश था। सबरीना की संगत में एक और ख्वाब की तकमील हो चुकी थी। इसी खुशी में मैं उसे सरप्राइज डिनर करवाना चाहता था, क्योंकि पिछले कुछ दिनों से मैं उस पर तवज्जो नहीं दे पा रहा था, अपनी टफ रूटीन और एग्जाम्स की वजह से, और घर से भी दूर रहा। वो फोन पे शिकवे करती कि तुम मुझे भूलने लगे हो, और मैं मुस्कुरा के कहता कि तुम्हें भूल कर मैं मरना नहीं चाहता, तुम्हारा ख्याल हर दम मेरी रगों में खून को बहाए रखता है। और आज बिलाखिर 1 माह बाद मैं उससे मिलने वाला था। एग्जाम्स खत्म होने के बाद मैं घर जाने के बजाय उसे एक होटल में बुलाने वाला था, ताकि उसे अच्छा सा डिनर करवा कर उसकी सारी नाराजगी दूर कर सकूं। मैंने उसे एड्रेस सेंड कर दिया था और अब बेचैनी से उसका इंतजार कर रहा था। होटल हमारे फ्लैट से 1 घंटे की मुसाफत पर था। शायद उसे घर से निकले हुए आधा घंटा गुजर गया था। मैं बार बार घड़ी देख रहा था। वेटर बार बार मुझसे आकर पूछ रहा था कि आपने ऑर्डर कब करना है, और मैं उससे कह रहा था कि जब मेरी वाइफ आएंगी तब, और वो मुस्कुरा के वापस पलट जाता। मगर 1 से 2 घंटे गुजर गए और वो ना आई। मुझे तशवीश सी होने लगी, क्योंकि मुझे लगता था कि वो तो उड़ के मेरे पास पहुंच जाएगी। मैं बार बार उसे कॉल्स कर रहा था, मगर वो पिक भी नहीं कर रही थी। अब तो मैं बिल्कुल पागल सा हो गया था। होटल से बाहर निकल आया, अभी तक उसे कॉल्स कर रहा था। मैंने हाथ के इशारे से एक टैक्सी रुकवाई, क्योंकि गाड़ी सबरीना के पास थी, इसलिए मैं टैक्सी में आया था। मेरा दिल अनजाने वाहमों का शिकार था, क्योंकि वो चाहे मुझसे रूठ भी जाती थी तब भी पहली घंटी पे ही फोन उठा लेती थी। जब मैं टैक्सी में सवार हो चुका तो एक बार फिर से नंबर डायल किया और बिल आखिर 11वीं घंटी पे फोन उठा लिया गया, और मैं उसे सुने बगैर ही उस पर गुस्सा करने लगा कि सबरीना ये कैसा मजाक है यार, पागल हो गया हूं तुम्हें फोन कर करके, फोन क्यों नहीं उठा रही थी,
मुझसे बदला लेने का ये अच्छा तरीका है तुम्हारा। मगर कुछ देर की खामोशी के बाद जो आवाज मेरे कानों से टकराई वो सबरीना की नहीं थी, और जो कुछ मुझे बताया जा रहा था वो मुझे पूरा पागल करने के लिए काफी था, क्योंकि सबरीना का एक्सीडेंट हो चुका था। मुझसे मिलने की जल्दी में शायद वो गाड़ी तेज चला रही थी, सामने से एक ट्रक से टक्कर हो गई और गाड़ी के साथ शायद सबरीना के भी पर खच्चे उड़ गया। वो उस वक्त इंतहाई क्रिटिकल स्टेज में हॉस्पिटल में थी। मेरी जिंदगी भर की खुशियां और कामयाबियां एक ही लम्हे में रेत की तरह मेरी मुट्ठी से फिसल गई, और मैं इतना बेबस था कि मुट्ठी जोर से भींच कर उन्हें फिसलने से रोक भी नहीं सकता था, क्योंकि वो फिर भी हाथ से फिसल ही जाती। मैं किस तरह से हॉस्पिटल पहुंचा ये मैं ही जानता था। कोई भी मुझे देखता तो ये जानने में देर ना लगाता कि ये एक ऐसा इंसान है जो शायद अपनी जिंदगी को वापस लाने के आखिरी जतन कर रहा है, मगर वो हाथों से निकलती जा रही है। इमरजेंसी रूम के सामने खड़ा मैं डॉक्टर्स की मिन्नतें कर रहा था कि प्लीज मुझे सबरीना से एक बार मिलने की इजाजत देते। वो मुझसे कुछ कहना चाहती होगी, क्योंकि उसने मुझसे फोन पे कहा था कि एक सरप्राइज मेरे पास भी है तुम्हारे लिए, और वो मैं तुमसे रूबरू मिलके बताऊंगी। इसीलिए तो मैं इस कदर बेचैनी से उसका इंतजार कर रहा था। मगर डॉक्टर किस कदर जालिम होते हैं। उन्हें इमरजेंसी रूम से बाहर खड़े इंसान की कोई फिक्र नहीं होती, जिनकी जान इमरजेंसी रूम के अंदर लेटे अपने जान से प्यारे की जान में अटकी होती है, और शायद उसकी जान निकलने से पहले हमारी जान निकल चुकी होती है। मगर हम फिर भी बुत बने खड़े रहते हैं इस जमीन पर पूरे कद के साथ, कि जिस जमीन के अंदर वो अपने उस जान से प्यारे को दफनाने वाले होते हैं। मैं भी बेजान वजूद के साथ डॉक्टर के अल्फाज सुन रहा था, वो 3 लफ्ज जो मेरी हस्ती को तह बाला करके रख देंगे। आई एम सॉरी। मुझे लगा शायद ये मजाक है, शायद सबरीना मुझे तंग करने के लिए ड्रामा कर रही है। अभी लबों पे मुस्कुराहट सजाए मेरे सामने होगी वो, और मेरे सीने से लग के कहेगी कि देखो, तड़पाना सिर्फ तुम्हें नहीं आता बल्कि मैं भी इसमें माहिर हूं। मगर जब वो बाहर आई तो उसके लब बिल्कुल नीले और जामिद थे। उसका खूबसूरत बेदाग चेहरा खून आलूद था। उसके सर पर गहरी चोट लगी थी। खून बेतहाशा बहने की वजह से वो एकदम दम तोड़ गई थी। भला ऐसे भी कभी होता है कि अपनी जिंदगी को परफेक्ट बनाने के चक्कर में आप सब कुछ तबाह कर दे। सबरीना की मौत के साथ एक और खबर भी डॉक्टर ने मुझे सुनाई थी, जिसे सुनकर मुझे लगा कि शायद अब मैं कभी दोबारा नॉर्मल जिंदगी नहीं गुजार पाऊंगा, क्योंकि शायद मैं उसका मुजरिम था। ना मैं उसे जल्दी आने का कहता, ना वो उजलत में ड्राइव करके आती, तो शायद आज हम दोनों एक साथ होते और उस तीसरे इंसान के आने की खुशी को सेलिब्रेट कर रहे होते, जो सबरीना के अंदर ही दम तोड़ गया था। वो जिसकी खुशी मुझसे बांटने वाली थी, जो उसके वजूद को मुकम्मल करने वाला था। 5 साल की रियाजतों के बाद हमें मिलने वाला था हमारा बच्चा, क्योंकि डॉक्टर ने पोस्टमार्टम की रिपोर्ट मेरे सामने रखी तो उसमें यह भी लिखा था कि सबरीना प्रेग्नेंट थी। वो रिपोर्ट मेरे हाथ से छूट के फर्श पर गिरी थी, और साथ ही मैं भी पूरे कद से गिरा था। सिगरेट का धुआं पूरे कमरे में फैल चुका था और शायद आंखों में चुभ रहा था कि आंसू फिर से रवां हो चुके थे। आज फिर मुझे वो शिद्दत से याद आई थी जिसे बिछड़े 5 साल हो चुके थे, मगर ये जख्म अभी भी ताजा थे। मैंने उसकी यादों से पीछा छुड़वाने के लिए खुद को और मसरूफ कर लिया था, स्पेशलाइजेशन के लिए अप्लाई कर लिया था। आज मैं एक कामयाब सर्जन था, मगर मेरे दिल के टांके जो अपने हाथों से बार बार लगाता था, उसे जोड़ने की कोशिश करता था, वो फिर से उधड़ने लगते थे, क्योंकि मेरे पास अपने दुख का कोई इलाज नहीं था। अगले रोज अशरफ गांव चला गया। कहा कि 3-4 दिन बाद वो अपनी बीवी को वापस लेकर लौटेगा। मैंने कहा ठीक है, जाओ। मैं एक बार फिर से अपनी रूटीन में बिजी हो गया। तीसरे दिन वो एक कमसिन सी दुबली पतली सी लड़की को मेरे पास लेकर आया, जिसने चादर से खुद को ढांपा हुआ था। नजरें जमीन में गड़ी हुई थी, शायद वो शर्मा रही थी। अशरफ उसे घूरी डाल रहा था कि साहब को सलाम करो, और मैं अपने दोनों हाथ जेबों में डाले हुए उसे दिलचस्पी से देखने की कोशिश कर रहा था, जिसने अपना चेहरा ऊपर नहीं किया था। उसके लबों से हल्का सा सलाम खारिज हुआ, जो शायद इस कदर कपकपा कर निकला कि उसके हिज्जे अलग अलग से हो गए थे। मैंने मुस्कुराकर उसे सलाम का जवाब दिया और कहा कि परेशान मत हो, मैं डॉक्टर हूँ, कोई खूनख्वार भेड़िया नहीं हूँ, तुम्हें मुझसे डरने की जरूरत नहीं है। उसने एकदम से अपना चेहरा ऊपर किया। उसकी आंखें
मुझ पर वाज़ेह हुई और मैं उन्हें देखकर जैसे ठठक गया, क्योंकि ऐसी आंखें मैंने पहले भी देख रखी थी। ये वो आंखें थीं जिनमें मेरा जहान बसता था, और जब वो बंद हुई तो लगा कि शायद दुनिया तहवाला हो गई। आज फिर से मैं उन आंखों को देख रहा था। वो लड़की जिसका नाम सबीन था, उसकी आंखों का रंग सब्ज था जैसे सबरीना की आंखों का था। मुझे एक पल के लिए उसकी शिद्दत से याद आई, वो लम्हा जब मैं उसकी आंखों में आंखें गाड़े उसे फुर्सत से देख रहा था, और वो मेरी इस आदत से परेशान हो जाती थी, नर्वस होने लगती थी। कहती थी ऐसा भी क्या है मेरी आंखों में कि तुम देखते देखते नहीं थकते हो। और मैं उसे क्या बताता कि उनमें मैं क्या खोजता हूँ। मैं कहता था कि इन आंखों में मैंने खुद को किसी जमाने में गुम कर लिया था, अब इनमें मैं अपना आप तलाश करता हूँ, मगर मुझे मिल के नहीं दे रहा। और वो मेरे कंधे पर एक चपत रसीद करती, कहती जो खुद को जानबूझ के कहीं गुम कर ले फिर वो दोबारा नहीं मिला करते, चाहे जितने मर्जी जतन कर ले। और आज मैं 5 साल बाद वैसी ही आंखें देख रहा था। इतनी मुमासिलत, भला ये कैसे मुमकिन हो सकता है। अशरफ एकदम से मेरे सामने आया और मैंने वो खूबसूरत मंजर अपनी आंखों से ओझल होते देखा। मुझे अच्छा नहीं लगा था। कहने लगा, साहब जी आपने वादा किया था ना कि मेरी बीवी का मसला हल करेंगे। आपको तो पता है ना, मैं अपने घर वालों का इकलौता वारिस हूँ, और मेरी माँ मुझे बार बार ताने मारती है बेऔलादी के। इस जल्दी को भी बहुत परेशान करती है। कहती है कि इस साल अगर तूने हमें बच्चा ना दिया तो अशरफ से तेरी तलाक करवा के उसकी दूसरी शादी करवा दूंगी। और मैं नहीं चाहता कि मैं इसको छोड़ूं। इस बिचारी को भला फिर कौन अपनाएगा अगर मैंने भी इसे छोड़ दिया तो। और मैंने अपने दिल में सोचा कि एक वाजिबी सी शक्ल का इंसान इतनी खूबसूरत बीवी को इसलिए छोड़ने से डर रहा है कि उसको फिर कौन अपनाएगा, और छोड़ेगा भी इसलिए क्योंकि वो मां नहीं बन रही। कैसा अजीब निजाम है दुनिया का कि एक औरत की अपनी कोई शनाख्त ही नहीं, उसकी अपनी कोई हैसियत नहीं। अगर वो किसी की बीवी है और बच्चे पैदा नहीं कर सकती तो उसे छोड़ देना चाहिए। क्या मियां बीवी का आपस में कोई रिश्ता नहीं होता? उस रिश्ते की कोई हैसियत नहीं होती? बहुत सारे सवाल मेरे जहन में गर्दिश कर रहे थे जिनके जवाब कहीं नहीं थे, या जिनके जवाब मैं इस बंदे को समझा नहीं सकता था जो मामूली और सतही सोच रखने वाला इंसान था। इससे पहले कि मैं उसे कोई भी जवाब देता, उसने कहा कि अगर मेरी बीवी आपके इलाज के बाद भी बच्चा पैदा ना कर सकी तो मुझे दूसरी शादी करनी पड़ेगी साहब, और इस बिचारी को छोड़ना पड़ेगा। मैं मुश्किल में फंस जाऊंगा जी। मेरी अम्मा तो मेरा जीना हराम करके रख देगी। मैं वाज़े तौर पे महसूस कर सकता था कि अशरफ की इस बात ने उसके पीछे खड़ी लड़की के वजूद में एक वाज़े लवजिश पैदा करती थी। वो शायद कांप रही थी या शायद रो रही थी, क्योंकि उसकी सिसकारियां मुझे अपने कानों में सुनाई दे रही थी। और मैं इस कदर बेचैन हुआ कि अशरफ को पीछे धक्का देकर दरमियान में से हटाया और उस लड़की के करीब गया जो अपनी स्याह चादर से अपनी सुर्ख नाक रगड़ रही थी। उसका चेहरा मजीद मुझ पर वाज़े हुआ। वो किस कदर मासूम और प्यारी लड़की थी। क्या ये लड़की अशरफ जैसा शौहर डिजर्व करती थी? क्या ये लड़की सिर्फ इस वजह से ठुकराया जाना डिजर्व करती थी कि ये मां नहीं बन रही? मुझे जी भर कर मलाल हुआ था। मेरा बस नहीं चल रहा था कि उसको कैसे चुप करवाऊं कि उसके चेहरे पर मुस्कुराहट आ जाए। मैंने उसके सर पे हाथ रखा, कहा कि सबीन परेशान मत हो। जिन कामों में बंदे का कोई चारा ना चले उस पर रोते नहीं है, बल्कि रोना ऐसे लोगों की सोच पर आना चाहिए जो औरत को सिर्फ बच्चा पैदा करने की मशीन समझता है, और अगर वो ना कर पाए तो उसे खराब समझ के कबाड़ खाने में फेंक आते हैं। ये बात मैंने अशरफ को चुभती नजरों से देखकर कही थी। फिर सबीन की तरफ देखा, कहा कि तुम बिल्कुल भी परेशान मत हो, मैं तुमसे वादा करता हूँ तुम्हारी सारी परेशानी दूर कर दूंगा। उसने फिर से मेरी आंखों में देखा। सबज आंखें बेरंग आंसुओं से तड़ती और किसी सरसब्ज झील का मंजर पेश कर रही थी, जिनकी सरसब्ज घास पर पानी की आबशार बहती हो, और ये पानी तो पत्थरों में भी सुराख करने की ताकत रखता है। मेरा दिल भी तो पत्थर का ही था ना, जो सबरीना के बाद कभी ना धड़का, सख्त पहरों में रखा गया। मगर जिंदगी का सबसे बड़ा अलमिया ये है कि जब हम जीने की उम्मीद छोड़ देते हैं, हमारा जिस्म जब आखिरी सांसें ले रहा होता है, तब जाकर एक नई जिंदगी की रूह हमारे अंदर फूंकती जाती है, जो उस पुरानी बोसीदा सी जिंदगी को जड़ से उखाड़ने लगती है, और हम उन अजियतनाक यादों से छुटकारा पाने के लिए
उस नई सांस लेती जिंदगी को अपने अंदर महसूस करने लगता है। मेरे लिए भी वो लड़की शायद एक नई जिंदगी की नवीद बनकर आई थी, मगर मसला ये था कि वो एक शादीशुदा लड़की थी। मैंने फौरन से अपनी नजरें झुका ली और अपने कमरे में चला गया। मैं ऐसा आदमी नहीं था जो किसी भी लड़की पर असीर हो सकता। अगर ऐसी कोई बात होती तो मैं सबरीना की यादों में पूरे 5 साल तक गुम ना रहता। हालांकि इस दौरान मुझे बहुत सारी लड़कियों ने खुद से प्रपोज किया था, मगर मैंने आंखें, कान, नाक सब कुछ बंद कर रखा था। खुद पर अपनी जिंदगी हराम करती थी। मगर ये लड़की और इसकी आंखें मुझे फिर से सबरीना की याद दिला रही थी। क्या मैं सिर्फ सबरीना की वजह से उसकी तरफ अट्रैक्ट हो रहा था, या वाकई मेरा दिल किसी नई मंजिल पर गामजन था? मैं अभी इस फैसले पे पहुंच नहीं पाया था कि दरवाजे पर दस्तक हुई। यकीनन अशरफ ही होगा, मगर जैसे ही दरवाजे की तरफ पलट कर देखा, वो सबीन थी जो सर झुकाए खड़ी अंदर आ रही थी। मैं उसे देखकर बिल्कुल सख्ते में आ गया। मैंने कहा, ये क्या बात है सबीन? कहने लगी, साहब जी, मैं अपनी आखिरी उम्मीद लेकर आपके पास आई हूँ, क्योंकि मेरी सास ने मेरा जीना हराम कर रखा है और मेरा बाप मेरे सर पे नहीं है। अगर अशरफ ने मुझे तलाक दे दी तो मैं कहाँ जाऊंगी? मेरी तो जिंदगी तबाह हो जाएगी। आप एक डॉक्टर हैं और डॉक्टर तो पूरे जादूगर होते हैं, उनके हाथ में तो जादू होता है। वो हमारे मोहल्ले की रुखसाना है ना जी, उसकी भी औलाद नहीं हो रही थी। बड़े उसने पीरों फकीरों से दम करवाए, मगर उसे आखिर में डॉक्टर ने ऐसी दवाई दी, 1 महीने के अंदर अंदर उसका हमल ठहर गया था। आज मैं उसकी गोद में बच्चा देखती हूँ तो मेरा भी दिल जाता है। मैं उसे गौर से सुन रहा था। वो कितनी मासूम और सादा दिल थी, जिसकी जिंदगी का मकसद सिर्फ और सिर्फ औलाद पैदा करना था। उसे लगता था कि अगर औलाद उसे मिल जाएगी तो उसकी सारी जिंदगी से आजमाइशों और दुखों का सफाया हो जाएगा। मगर शायद वो गलत थी, क्योंकि हमें लगता है कि एक चीज हमें मिल जाएगी तो हमारी जिंदगी बिल्कुल परफेक्ट हो जाएगी। मगर हम गलत होते हैं, क्योंकि उस चीज से जुड़ी एक और आजमाइश हमारी मुंतजिर होती है। शायद जिंदगी इसी का नाम है। मैंने भी उसे यही बात समझाने की कोशिश की, मगर वो मेरी इस बात को नहीं समझ पाई। मैंने कहा कि तुम अभी खुद इतनी छोटी हो, तुम्हें अभी से इन झमेलों में नहीं पड़ना चाहिए। और वो मेरी बात सुन के हैरान हुई। कहने लगी, साहब जी, आप भी खिसके हुए हो भला? और शादी के बाद बच्चा पैदा ना करे तो उसकी कोई जिंदगी होती है क्या? मैंने कहा कि मेरी भी बीवी थी जिसकी कोई औलाद नहीं थी, और मैं 5 साल उसके साथ बहुत खुश रहा। कभी एक बार भी उसे ताना नहीं दिया कि तुम्हारा बच्चा क्यों नहीं है। अगर वो आज जिंदा होती तो आज भी मैं उसके साथ इतना ही खुश होता। वो मेरी बात सुनकर हैरान हुई। कहने लगी, आप तो फिर फरिश्ते हैं साहब जी, मगर हर कोई आपकी तरह फरिश्ता नहीं होता। मुझे तो जल्दी जल्दी कोई दवा दे दें ताकि मुझे बच्चा हो जाए। मैंने कहा, ठीक है, तुम कल तैयार रहना, मैं तुम्हें अपने साथ अस्पताल ले जाऊंगा। तुम्हारे सारे टेस्ट होंगे, उसके बाद पता चल जाएगा। वो खुशी खुशी कमरे से बाहर चली गई। मैंने भी सोचा कि कल एक गायनेकोलॉजिस्ट के पास उसे ले जाऊंगा, वो सारे टेस्ट करवा देगी। मैं अपने जहन से हर तरह की सोच को झटक के सोने की तैयारी करने लगा, क्योंकि मैं बहुत थक चुका था। अगली सुबह वो मेरे तैयार होने से पहले ही रेडी थी। उसे जैसे बहुत एक्साइटमेंट थी कि हम हॉस्पिटल जाएंगे और बच्चा गोद में उठा के ले आएंगे। उसे इस कदर यकीन था। मैं तो उसकी सादगी देखकर हैरान था, और अशरफ भी खुशी से फूले नहीं समा रहा था। वो दोनों सादा लो देहाती थे, और मैं भी कितना पागल था, न जाने क्या कुछ सोचने लगा था। वो दोनों एक साथ ही अच्छे लगते थे। अल्लाह उनके नसीब में ये खुशी जरूर लिखेगा। मैंने दिल से दुआ की थी। उसे अपने साथ लेकर रवाना हो गया। अशरफ भी मेरे साथ ही था। कहने लगा, साहब जी, हम दोनों मिलकर ये खुशखबरी सुनेंगे। अब मैं उसकी बात सुन के खिलखिला के हंसा। मैंने कहा, वो जाते ही खुशखबरी नहीं सुना देंगे तुम्हें, बल्कि वो पहले टेस्ट करेगी, फिर बताएगी कि मसला क्या है। अगर कोई मसला हुआ तो उसकी मेडिसिन देगी, और अगर ना हुआ तो इंतजार करने का बोलेगी। वो मेरी बात पे जैसे थोड़ा सा मायूस हुए, मगर फिर भी उम्मीद तो थी। हॉस्पिटल पहुंचने के बाद मैंने उसे गायनी वार्ड में भेज दिया। अपने मातहत को कहा कि इनके सारे टेस्ट करवाएं अपनी रहनुमाई में, और फिर रिपोर्ट्स भी मुझे दिखाएं। ये कहकर मैं अंदर चला गया, क्योंकि मुझे एक ऑपरेशन करना था। 3-4 घंटे के बाद जब मैं ऑपरेशन थिएटर से निकला तो मेरा वो मातहत अपने हाथ में उसकी रिपोर्ट्स पकड़े मेरे सामने आया। उसकी शक्ल पर मायूसी सी थी। सबीन और अशरफ भी उसके साथ ही चिपके खड़े थे, क्योंकि शायद अभी इन रिपोर्ट्स के बारे में उन्हें कुछ नहीं मालूम था। मैंने जैसे ही रिपोर्ट्स खोल कर देखी तो एकदम से रिपोर्ट्स मेरे हाथ में कांपने लगी, क्योंकि उनमें लिखा था कि सबीन बांझ है, कभी मां नहीं बन सकती।
मैं रिपोर्ट्स देखने के बाद सबीन की तरफ देखने लगा, जो कि बहुत ही उम्मीद से मुझे देख रही थी। मैं उसकी उम्मीदों को तोड़ना नहीं चाहता था। वो किस कदर खुश थी, मैं उसे उदास नहीं करना चाहता था। मगर अशरफ मेरी शक्ल पर उड़ती हवाइयां साफ देख रहा था। एकदम से मेरे करीब आया, मेरे कान में सरगोशी की, कहने लगा, कोई बड़ा मसला तो नहीं है डॉक्टर साहब, मुझे बताए ना, क्या सबीन मां नहीं बन सकती? और मैं उसे देख के हैरान हुआ, वो जैसे मेरा चेहरा पड़ चुका था। मैंने कहा, अशरफ पहले घर चलते हैं, मैं भी बहुत थक गया हूँ, उसके बाद बात करेंगे। और वो एकदम आप ही से बाहर हो गया। कहने लगा, नहीं साहब जी, अभी बात होगी, जो बात होगी आप मुझे अभी के अभी बताए। वो बिल्कुल जाहिलों की तरह जिराह करने लगा और मैं उसे हैरत से देखने लगा। सबीन के भी तोते उड़ गए, वो थर थर कांपने लगी। मुझे तो उस लड़की पे तरस आने लगा जिसकी जिंदगी की डोर उस जाहिल इंसान के हाथ में थमा दी गई थी। मैंने अशरफ की आंखों में आंखें डालकर कहा कि सबीन कभी मां नहीं बन सकती, क्योंकि रिपोर्ट के मुताबिक ये बांझ है। हाँ, कुछ सालों के बाद अगर इसका इलाज हुआ तो शायद कुछ उम्मीद जाग जाए। मैंने उसकी आंखों में आंखें डालकर ना जाने किस दिल से कहा था, और सबीन एकदम फर्श पर ढेर हो गई। अशरफ की आंखें लाल भभूका हो गई। कहने लगा, शुक्र है खुदा का मैंने इसका टेस्ट करवा लिया, वरना मैं तो ना जाने कब तक इस बांझ को अपने पल्ले से बांध के रखता। अम्मा सच्ची कहती थी कि ये औरत तुझे बच्चा नहीं देगी, तू दूसरी शादी कर ले। वो एक आम सा वाजबी सी शक्ल का लड़का, जिसके पास कोई टैलेंट नहीं था, कोई सलाहियत नहीं थी, इस कतर गुरूर और तकब्बुर से कह रहा था। मेरा दिल चाहा कि उसका मुंह थप्पड़ों से सुर्ख कर दूं। वो किस कदर जाहिल इंसान था, और मैं आज तक जान ही ना पाया। कहने लगा, मैं अभी के अभी इसे तलाक दूंगा। सबीन उसके पांव में गिर गई, मिन्नतें करने लगी कि खुदा के लिए मुझे तलाक ना दो, मैं कहाँ जाऊंगी, तुम्हारे अलावा मेरी माँ मुझे कबूल नहीं करेगी, क्योंकि उसने मुझसे कहा था कि अब इस घर से तुम्हारा जनाजा उठेगा। मुझे अपने घर से ना निकालो, तुम चाहे तो दूसरी शादी कर लो, मगर मुझे अपनी जिंदगी से बेदखल मत करो। मैं सारी जिंदगी तुम्हारी खिदमत करती रहूंगी, मेरे साथ ऐसा मत करना। वो अपनी अना और इज्जत नफ्स को एक जाहिल इंसान के कदमों में रोल रही थी, सिर्फ अपना घर बचाने के लिए, जो शायद पहले ही टूट चुका था। मैंने सबीन को कंधे से पकड़ के ऊपर उठाया। अस्पताल का सारा आमला तमाशा देख रहा था। मैंने कहा, तुम खामोशी से मेरे घर चलो, तुमसे जीने का हक कोई नहीं छीनेगा, ये मेरा तुमसे वादा है। ये कहते साथ ही मैं उसे अस्पताल से बाहर ले गया, अपनी गाड़ी में बिठाकर घर की जानिब चलने लगा। अशरफ वहीं कहीं पीछे रह गया था, क्योंकि वो इस काबिल नहीं था कि मेरी गाड़ी में बैठ के मेरे घर तक जाता। मैंने सोच लिया था उसे अपने घर से और इस जॉब से निकाल दूंगा। कितना कम ज़र्फ इंसान था वो। भला इसमें सबीन का क्या कसूर था कि वो मां नहीं बन सकती? और वो जो बेकसूर थी वो ज़ारो कतार रोए जा रही थी, अपना सर पीट रही थी। घर ले जाने के बाद मैंने उसे ड्राइंग रूम में बिठाया, ठंडा गिलास पानी का पिलाया। उसके हाथ मुसलसल कांप रहे थे। कहने लगी, वो मुझे तलाक दे के छोड़ेगा, मैं बर्बाद हो गई, मैं लुट गई। डॉक्टर साहब कुछ करें, आपके पास तो हर मसले का हल होता है। और मैं उसको देखता रहा। मैंने कहा, कुछ मसले ऐसे होते हैं जिनका हल हम डॉक्टरों के हाथ में भी नहीं होता, वो सब अल्लाह के हाथ में होता है। और जिस मर्ज की शफा वो हमारे हाथ में रखता है, सिर्फ वही मर्ज शफायाब हो सकता है। वो मुझे मायूसी से देखती रही, फिर बोली, क्या मेरी जिंदगी बर्बाद हो जाएगी अब? क्या मुझसे घर की छत भी छिन जाएगी? मैंने कहा, किसने कहा है तुमसे? कम से कम मेरे होते ऐसा मुमकिन नहीं हो सकता। अगर वो तुम्हें तलाक देता है तो तुम खुशी से ले लो, अगर नहीं देता तो जबरदस्ती ले लो, क्योंकि ऐसा शख्स तुम्हारे काबिल नहीं है जो तुम्हारी रिस्पेक्ट ना करे और तुम्हें सिर्फ औलाद की जंजीर से अपने साथ बांध कर रखे। अगर वो नहीं देगा तो मैं उसे मजबूर करूंगा कि तुम्हें छोड़ दे। और वो मुंह पे हाथ रखे मुझे देखने लगी। उसकी सबज आंखें पूरी खुल चुकी थी, उनमें जिंदगी की जोत बुझती महसूस हो रही थी। मगर मैं जानता था कि उन आंखों में नई जिंदगी की रूह फूंकने की जरूरत है, जैसे मेरी रूह को एक नई तरोताजा सांस की जरूरत थी, बिल्कुल उसी तरह। इतने में अशरफ भी दंदनाता हुआ आ गया। मैं भी उठ के खड़ा हो गया, उसके बिल्कुल मुकाबिल। कहने लगा, साहब जी हमारे बीच में मत आना, मेरा दिमाग घूमा हुआ है, मैं इस औरत को अपनी जिंदगी में नहीं रखूंगा। मैं बिल्कुल इत्मीनान से उसे देख रहा था। मैंने कहा, तो सोच किस बात के बारे में रहे हो? उसे तलाक दे दो, अभी मेरे सामने है, जल्दी करो। मैंने उसे जैसे उकसाया। सबीन एकदम से उठी, मुझे जोर से कंधे से पकड़ के पीछे को धकेला। कहने लगी, ये डॉक्टर तो पूरा सिंकी है, तुम मुझे यहाँ क्यों लाए हो? मैं तुमसे वादा करती हूँ अशरफ, मैं हर हाल में तुम्हें बच्चा दूंगी। ये कहते साथ ही वो फिर से उसके कदमों में गिर गई।
और मुझे जैसे अफसोस हुआ, मगर उस जलील इंसान ने उसे पांव से ठोकर मारी और वो दूर फर्श पे जा गिरी। मैं इससे ज्यादा बर्दाश्त नहीं कर सकता था। मैंने अशरफ के मुंह पे जोरदार तमाचा मारा और वो मुंह खोल के मुझे देखने लगा। कहने लगा, साहब जी आप हमारे बीच में मत आए, मुझे अच्छी तरह से पता है इसका क्या इलाज करना है। मैंने कहा, जो इलाज मैंने तुम्हें बताया वो फौरन करो और निकलो यहां से। ये कहते साथ ही उसने 3 तलाकें दे थी और वो जो जमीन से उठने वाली थी वो फिर से कदमों में गिर गई और एकदम से वहीं ढेर होकर जारों कतार रोने लगी। मेरे अंदर तो जैसे एक सुकून सा बढ़ गया, इसलिए नहीं कि उसका घर उजड़ गया था, बल्कि इसलिए कि उसकी जिंदगी बच गई थी। मैंने अशरफ को गिरेबान से पकड़ा। मैंने कहा, तुम इस काबिल नहीं हो कि मैं तुम्हें अपनी नजरों के सामने रखूं। तुम जैसा 2 टके का इंसान इस औरत तो क्या, किसी भी लड़की या औरत का अहल नहीं है। सबीन जैसी लड़की का तो बिल्कुल भी काबिल नहीं है। इसीलिए अभी और इसी वक्त अपना बोरिया बिस्तरा बांधो और निकलो यहाँ से। और रहा मामला सबीन का, तो ये यहीं रहेगी, अपनी इद्दत के दिन ये यहीं गुजारेगी। उसके बाद मैं इससे शादी करूंगा। क्या तुम्हें इस पर कोई एतराज है? वो मुझे मुंह खोले देखने लगी। सबीन जैसे सख्ते में आ गई कि मैं ये क्या ऑल फॉल बक रहा हूं। मैंने कहा, निकलो यहाँ से वरना मैं पुलिस को बुलवा लूंगा और भूल जाओ इस लड़की को जिसे तुम अपनी जिंदगी से बेदखल कर चुके हो हमेशा के लिए। और खबरदार जो पलट कर यहाँ मुंह भी किया तो मैं तुम्हें जेल की सलाखों के पीछे कर दूंगा। वो एकदम से हिरासा हो गया। कहने लगा, साहब जी आप भी पागल हैं, इस औरत से आपको क्या मिलेगा, ये बच्चा तो पैदा नहीं कर सकती। मैंने कहा, बच्चा जिंदगी की एक अहम जरूरत होती है मगर पूरी जिंदगी नहीं होती। अगर हमें बच्चे की जरूरत होगी तो हम अडॉप्ट कर लेंगे, तुम्हें इस बारे में परेशान होने की जरूरत नहीं। मैंने उसे धक्के मारकर घर से निकाल दिया और सबीन बिल्कुल सख्ते के आलम में मुझे देख रही थी। कहने लगी, साहब जी जो आपने अभी कहा क्या वो सच है? मैंने कहा, हाँ बिल्कुल सच है, क्योंकि वो शख्स तुम्हारे काबिल नहीं है। तुम अपनी इद्दत के दिन यहाँ गुजारो, तुम्हें कोई परेशानी नहीं होगी। उसके बाद अगर तुम चाहो तो मैं तुम्हें अपनी जिंदगी में शामिल कर सकता हूँ। कहने लगी, लेकिन मैं माँ तो नहीं बन सकती ना। मैंने कहा, मेरी पिछली बीवी 5 साल तक इस सलाहियत से महरूम रही और जब उसके अंदर नई जिंदगी की उम्मीद जागी तो उसकी अपनी जिंदगी की जोत बुझ गई। मैं तुम्हें कभी भी बेऔलाद होने का ताना नहीं दूंगा, न तुमसे छत छीनूंगा। बोलो, क्या मुझसे शादी करोगी? और वो बेआवाज रोने लगी। उसे शायद ये सब मजाक लग रहा था, मगर जब उसकी इद्दत मुकम्मल हुई और मैंने उसे फिर से निकाह की बात की तो उसने खामोशी से सर झुका दिया। कहा कि आप मुझसे इजाजत मांग भी क्यों रहे हैं, ये तो आपका एहसान होगा मुझ गरीब पर। मैंने कहा, यह एहसान नहीं है, ना मैं तुम पे तरस खा रहा हूं, बस मैं एक नई जिंदगी शुरू करना चाहता हूं तुम्हारी संगत में, क्योंकि अजियतनाक यादें मुझे उम्र से पहले बूढ़ा कर देंगी और मैं अभी बूढ़ा नहीं होना चाहता। मैंने मुस्कुरा कर कहा और उसने भी अपने पल्लू को दांतों तले दबाया और सर झुका लिया। शायद ये उसकी तरफ से रजामंदी का संदेशा था।